नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है, किनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में चर्चा किया था इस चार्ट के माध्यम से। और यहाँ जो भी शासक आए, सूबेदार आए, अधीक्षक आए, जिलेदार आए, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या उनका शासन क्रम था, कैसे कैसे वो आए। ठीक, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन। इस अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में मैंने आपको जब कलचुरी शासन पढ़ा तो बहुत ही अच्छे से समझाया था। फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट मतलब ओवरव्यू देते चलता हूँ। इसके बारे में आप हमारे लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड हैं उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव मेथड और टेक्निक्स के माध्यम से हमने सभी को याद कराया हुआ है। ठीक, और इसी प्रकार रिलेटिव मेथड और टेक्निक्स के माध्यम से आप आगे भी पढ़ने के लिए हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, खैर इसमें आगे बढ़ते हैं कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक था। तो 1741 से 1758 तक था। 2 शासक आए थे जो कि कलचुरी वंश के थे, रतनपुर शाखा से थे। कौन? रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। और इसी समय एक शाखा रायपुर कलचुरी भी थे, अमर सिंह, शिवराज सिंह। ये मोहन सिंह को बोला जाता कि इसी क्षेत्र का था, इसे शासन देने की बात कही गई थी। लेकिन इसके जंगल जाने या शिकार में जाने के समय रघुनाथ सिंह ने इस क्षेत्र पर, मतलब रघुनाथ सिंह का जो बड़ा भाई था राज सिंह, वो राज सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह ने क्या किया था, मोहन सिंह को अपनी सत्ता देने का, क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं था, तो राज सिंह ने अपनी सत्ता मोहन सिंह को देने का बात कहा था, मतलब अपना वादा किया था, जो कि कलचुरी शाखा से रिलेटेड थे। लेकिन वो उनके द्वारा नहीं दिया जाता है, उनके भाई सरदार सिंह बैठ जाते हैं उनके मृत्यु के बाद। सरदार सिंह की मृत्यु होने पर वो अपना उत्तराधिकारी अपने भाई रघुनाथ सिंह को बना देते हैं। और इस दौरान मोहन सिंह को आ जाता है चिढ़ कि अब मुझे सत्ता ही नहीं मिला, तो ये जाके मराठा से मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमला कीजिए। और जब मराठा इनके ऊपर हमला करते तो ये सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि अपने उन्हीं समय इनके पुत्र का वियोग हो रहता है इनसे, इस वजह से मृत्यु हो जा रही थी। इसलिए इनका राजपाट पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रहता है, इसलिए क्या समर्पण कर देते हैं मराठों के खिलाफ। और मराठों को यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र बिना किसी संघर्ष के मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो अभी रघुनाथ सिंह भी बुजुर्ग हो चुका रहता है, 60 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। अब इतने वर्ष में बैठने के कारण वो भी सोचते हैं कि एक शासक के रूप में बैठा है तो मृत्यु भी शासक के रूप में करे, इसलिए इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष शासन न करके अप्रत्यक्ष रूप से इनके ही थ्रू करते हैं, कलचुरी शासकों के थ्रू। तो जब रघुनाथ सिंह मरता है उसके बाद कौन आ जाता है? मोहन सिंह। अब ये मोहन सिंह शासन करेगा। ठीक है, और मोहन सिंह की मृत्यु होने के बाद वो प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन चालू करते हैं। अब रघुनाथ सिंह की मृत्यु होती तो मोहन सिंह काबिज हो जाता है। तो अब देखेंगे मराठा अधीन प्रत्यक्ष शासक पहला कौन है, तो रघुनाथ सिंह। अंतिम कौन है, तो मोहन सिंह, क्योंकि 2 ही है तो आपको पूछा जाएगा, याद रखना है। ठीक, कब से कब तक था इसके, इनके बारे में और क्या डिटेल है सर, तो वो आप मैंने बताया कलचुरी वंश को मैंने पढ़ा दिया है। अब वहाँ जाकर उस कलचुरी वंश में इन शासकों के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कलचुरी शाखा कैसे आ गई सर। उन्होंने तो रतनपुर, मैंने बताया कि मोहन सिंह का लिंक यहाँ से था, और उसी दौरान यहाँ अमर सिंह और शिवराज सिंह शासन करते थे। जब मोहन सिंह की मृत्यु होती है तो इनको हटा दिया जाता है, मतलब अब इनके आगे जो शासन नहीं करना है, हम स्वयं आकर करेंगे करके यहाँ शासन करते हैं। और जो इनका रायपुर का जो क्षेत्र रहता है, रायपुर कलचुरी शाखा जो रहती है, वहाँ पर जो शासन रहते हैं अमर सिंह और शिवराज सिंह, इनको भी जाकर उनसे युद्ध करके हटा दिया जाता है शासन व्यवस्था से। और अमर सिंह को जो महासमुंद के जो बड़गांव क्षेत्र समेत 5 क्षेत्र दिए जाते हैं। ठीक है, 5 क्षेत्र, जहाँ से इसको 6,000 रुपये 7,000 रुपये की टकुली देनी होती थी प्रतिवर्ष इनको, मराठों को। ठीक, अब इनकी मृत्यु के बाद क्या रहता है, शिवराज सिंह ये यात्रा पर जाया रहता है। इनके आते तक इस क्षेत्र को वापस जो इनको दिया रहता है ना, बड़गांव से 5 क्षेत्र, वो छीन लिया जाता है इनके द्वारा, मराठा के द्वारा। ठीक, तो शिवराज सिंह आता है
दलील करता है कि आपने कैसे छीन लिया, थोड़ा युद्ध कभी नौबत आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि आपको 3 गांव देते हैं, आप 3 गांव में शासन कीजिए और हमको टकोली नहीं दीजिएगा। इस प्रकार शिवराज सिंह को वो 3 गांव तक सीमित कर देते हैं। और फिर आगे चलकर आएगा कि शिवराज सिंह की मृत्यु होने के बाद वो संपूर्ण क्षेत्र को ही छीन लेते हैं, अब उनको कोई भी क्षेत्र नहीं दिया जाता और उस प्रकार से पूरे कलचुरी वंश का समूल नाश हो जाता है। समूल कब? जब शिवराज सिंह के आगे रहेगा। यहाँ तक आपको 3 गांव और मिलेंगे, यहाँ 5 क्षेत्र या 6 क्षेत्र मिलते हैं, यहाँ 3 क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष मराठा शासन का चलता है। और इस समय रामचंद्र बाग करके एक जो शासक रहते हैं उनको इस यहाँ नियुक्त किया जाता है संरक्षक के रूप में, कि आप देखिएगा हमारा जो अब एक क्या बोलना चाहिए कि उपनिवेश जो बन गया छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, कलचुरी शासक उपनिवेश के तौर पर यहाँ जो राज कर रहे हैं वो लोग सही तरीके से राज कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। इसके लिए एक लोग व्यक्ति को रखते हैं जिसका नाम रहता है रामचंद्र बाग, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये था अप्रत्यक्ष मराठा शासन, मैंने बताया 1741 से 58 तक चलता है। कलचुरी वंश में अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसी क्रम में तो प्रत्यक्ष मराठा शासन आता है। प्रत्यक्ष मराठा शासन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ प्रत्यक्ष मराठा शासन काबिज होता है। तो पहले तो अप्रत्यक्ष कैसा था बता दिया मैंने। अब प्रत्यक्ष क्या, अब शासक स्वयं आकर यहाँ शासन करने की इच्छा जाहिर करते हैं। अब तो भोसला वंश के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जान लेना चाहिए, जिसके हिसाब से आपको ये क्षेत्र कैसे बिम्बज जी को मिलता है ये भी पता हो सके, क्योंकि प्रत्यक्ष शासन में पहला शासक बिम्बज ही आएगा। तो रघुजी भोसले एक शासक रहते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में आक्रमण करके इस क्षेत्र को जीता था। उनके टोटल 4 पुत्र होते हैं, ठीक है, 4 पुत्र होते हैं। इनके 2 बीवी होते हैं, 2 बीवी से 4 पुत्र होते हैं टोटल, यहाँ दिया भी होगा आगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये देख लेता है, थोड़ा सा आपको बताते चलता हूँ। तो 14 फरवरी 1755 को नागपुर के साम्राज्यवादी प्रशासक रघुजी प्रथम की मृत्यु हुई। तत्पश्चात उनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जैसे कि सब समय होता है, सभी राजवंशों में यही देखने को मिलता है। अगर एक पुत्र है तो ठीक है, नहीं है तो उससे ज़्यादा तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा, कोई ना कोई षड्यंत्र रचा है। लेकिन पेशवा के हस्तक्षेप के कारण उनके मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष विराम लग जाता है। पेशवा कौन रहता है तो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये उनका मंत्री हुआ करता था, प्रधानमंत्री के तौर पर ये रहता था, ठीक है, और सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, ठीक। तो उनके हस्तक्षेप के कारण ये उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं होता है और उन्होंने जो नागपुर के भोसला साम्राज्य पर समझौते के अनुरूप विभाजन हो गया था, ठीक है। तो नागपुर के जो साम्राज्य था उसमें कितने कितने हिस्सों में बांटा। अब 4 पुत्र है तो जाहिर सी बात है 4 पुत्र होंगे तो 4 हिस्सों में ही बांटा जाएगा। अब 4 हिस्सों में किस प्रकार बांटा जाता है वो देखते हैं। तो नागपुर का जो क्षेत्र रहता है वो सबसे बड़े पुत्र जानू जी को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? जानू जी को, ठीक है। फिर चांदा का जो है उसे मुधो जी को, बरार का साबा जी को और छत्तीसगढ़ क्षेत्र को आपके बिम्बा जी को सौंपा जाता है। तो 4 पुत्र थे, 4 पुत्र में से सबको कुछ कुछ क्षेत्र दे दिया जाता है। नागपुर तो मेन था। अब जो मेन क्षेत्र है हमेशा देखिएगा जो ज्येष्ठ पुत्र रहता है उसको मिलता है। ज्येष्ठ पुत्र कौन था? तो जानू जी था। तो जानू जी को नागपुर क्षेत्र मिल दिया जाता है। चांदा मुधो जी को मिला जाता है, मुधो जी को, ठीक है। तो मुँह चांद जैसा था, ऐसे करके मुधो जी कर लेना। मुँह चांद जैसा था मुधो जी, खैर ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको ऐसे नॉर्मल याद करा ले रहा हूँ, क्या पता इंडियन हिस्ट्री में काम आ जाए। साबा जी बरार क्षेत्र, और ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि बिम्बा जी को कौन सा क्षेत्र मिला था? तो जो कि सबसे छोटे पुत्र थे उनको मिला था छत्तीसगढ़ क्षेत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र मिला था। तो अब इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मिलने के बाद शुरू में ही यहाँ का शासन नहीं करता है, ये आता है 1757 में, ठीक है। 1757 में शासन करने के लिए आता था। प्राय उस समय मोहन सिंह व्यवधान उत्पन्न करने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए बिम्बा जी भोसले को कोई भी परेशानी नहीं होती और यहाँ वो 1758 से आकर शासन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 57 से देखने को मिलता है, 57-58 से इनके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। इस प्रकार यहाँ पर मराठा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू करेंगे। कहाँ से? बिम्बा जी भोसले के समय से, 1758 ईस्वी से। ये जो उनके पुत्र थे रघुजी भोसले, जो रघुजी प्रथम थे, उनके 4 जानू जी जिसे नागपुर क्षेत्र, साबा जी बरार क्षेत्र, मुधो जी चांदा क्षेत्र और बिम्बा जी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में को दे दिया जाता है, ठीक है। आगे इसी के आगे हम देख लेते हैं कि ये जो मुधो जी, बिम्बा जी के कोई पुत्र नहीं होंगे आगे चल के। ये जो मुधो जी हैं उनके 3 पुत्र होते हैं, रघु जी द्वितीय, चिमना जी और व्यंको जी। तो ये बिम्बा जी चिमना जी को गोद ले लेता है। अब ये चिमना जी की भी मृत्यु हो जाती है, तो ये इसका उत्तराधिकारी व्यंको जी को मिल जाता है, उत्तराधिकार व्यंको जी को मिल जाता है।
अब इस व्यंको जी का एक पुत्र रहता है अप्पा जी और इस रघु जी द्वितीय का रहता है पुरुषा जी। क्यों? रघु जी द्वितीय तो ज्येष्ठ पुत्र था, तो वो तो अपने पिता की ही शासन संभालेगा मुदो जी का। ठीक है, अब इसके आगे इसका पुत्र होता है जिसका नाम पुरुषा जी रहता है और चिवणा जी का अप्पा जी रहता है। तो व्यंको जी के बाद मिलना था अप्पा जी को, लेकिन ठीक है, व्यंको जी के बाद अप्पा जी को मिलना चाहिए था, लेकिन वो पहले पुरुषा जी को मिल जाता है। ठीक, पुरुषा जी को मिल जाता है और पुरुषा जी जो रहते हैं वो क्या रहते हैं आपके विकलांग टाइप के बोल सकते हैं, अपंग रहते हैं थोड़े से। तो इनके संरक्षण के तौर पर अप्पा जी को ही चुना जाता है और ये अप्पा जी षड्यंत्र करके इनको हटा देंगे और आगे चल के अप्पा जी इस क्षेत्र में शासन करने लग जाते हैं। तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो क्या क्या था देख लिया हमने। बिम्बाजी भोसले को इस क्षेत्र में शासन मिला 1758 से। उन्होंने आकर यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर रतनपुर क्षेत्र से शासन संभाला। उनका पुत्र नहीं होने के कारण आगे चल के चिमना जी को गोद ले लेगा। चिमना जी की मृत्यु व्यंको जी करवा देंगे। व्यंको जी के बाद उनका सत्ता पुरुषा जी को मिल जाता है। फिर पुरुषा जी जो रहते हैं उनके आगे अप्पा जी आ जाते हैं, वो भी षड्यंत्र करके पुरुषा जी को हटा देते हैं। ठीक, तो ये हम आगे देखेंगे सभी शासकों का क्रम। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। बिम्बा जी आएंगे पहले, चिमना जी आएंगे, व्यंको जी, पुरुषा जी, अप्पा जी मैंने बताया था ये आएंगे। पूरे प्रत्यक्ष शासन 58 से 87, एक साल 87 88 चिमना जी, 88 से 18 व्यंको जी, 18 से 16 रघु जी, 88 से 11 व्यंको जी, 11 से 16 पुरुषा जी और फिर 16 से 18 अप्पा जी आते हैं। ठीक है, ये भी मैंने पिछले क्लास में कवर कराया, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। तो अब चलते हैं, ये शासक को मैंने क्रम बता दिया, ये अभी मैंने बताया आपको। अब देखते हैं बिम्बाजी भोसले के बारे में कि बिम्बाजी भोसले ने शासन किया और क्या क्या कार्य किए थे। तो बिम्बाजी भोसले के बारे में आप देखेंगे, इन्होंने 1758 से 1787 ईस्वी तक शासन किया था। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक था, प्रत्यक्ष मराठा शासक था, ये आपको याद रखना है। प्रशासनिक नीति क्या थी? तो बिम्बाजी नागपुर राजा के सहायक के रूप में यहाँ शासन के लिए नियुक्त किया गया था, तथापि उसने परिस्थितियों को लाभ उठाकर अपने को यहाँ का शासक बना लिया था, स्वतंत्र शासक बना लिया था। अब नागपुर मेन शाखा थी, मैंने बताया था, अन्य जो भाई रहेंगे इनके अंतर्गत ही रहेंगे, लेकिन ये क्या करता है आगे चल के मौक़ों का फ़ायदा उठाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेता और इसका संचालन स्वतंत्र होने लगता। लेकिन आगे इसके आगे जो आएंगे वो नागपुर में बैठकर ही शासन करना पसंद करते हैं। ठीक है, केवल यही रहेगा जो यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर शासन करेगा, तो ये भी याद रखना है आपको। अब वह राज्य का संपूर्ण लगान वसूल कर देता तथा लगान का कोई भी भाग नागपुर में नहीं देता था। इसी वजह से ये बोला जाता कि स्वतंत्र सत्ता इसने निर्मित कर ली थी करके। ठीक, अब किसी भी मामले में वह स्वयं निर्णय लेता था, नागपुर से संबंध नहीं रखता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्वयं आकर शासन कर रहे हैं तो नागपुर और थोड़ी नहीं जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। फिर सेना का खजाने पर पूरा नियंत्रण होता था इसका। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सिक्के नहीं ढलवाए वरन नागपुरी रुपया का प्रचलन रखा। अब ये बात आपको याद रखना है कि इस समय छत्तीसगढ़ में जो सिक्के चले आते थे, जो भी अपने अपने वंश अपने अपने समय के जो तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के चले आते थे, उनका प्रचलन ये नहीं करते हैं, न उसके प्रकार के सिक्के ढलवाते हैं। आगे चलकर ये क्या करेंगे कि स्वयं जो नागपुर का जो पैसा था, नागपुरी रुपया, उसका प्रचलन प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो नागपुरी रुपया का सर्वप्रथम प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो बिम्बाजी भोसले के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, फिर बिम्बाजी का पृथक दरबार, पृथक सलाहकार, पृथक सेना थी। इस व्यवस्था में नागपुरी शासन किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं था। तो टोटल ये क्या था? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन जब करने आया तो इसने टोटल ही संबंध नागपुर से हटा लिया, अपने कंट्रोल में सारी चीज़ों को ले लिया, जितने भी प्रशासन है, शासन है, राजस्व संबंधी चीज़ें सभी, क्योंकि लगान खुद ही लगाता था और खुद ही वसूलता था। वहाँ का जो लगान है नागपुर नहीं भेजता था। जो भी दरबार है, सेना है, सलाहकार हैं, वो भी खुद ही रखता था नागपुर से, वहाँ से कोई रिलेशन उसका नहीं था। किसी भी मामले में स्वयं में निर्णय कर लेता था, नागपुर से उसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और सेना का जो खजाना होता था उस पर ये डायरेक्ट नियंत्रण रखता था। यही सब बताया गया, यही सब इसकी क्या थी? प्रशासनिक नीति थी। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र शासक के रूप में देखा जाता है, जो कि नागपुर के अधीन नहीं था। तो प्रत्यक्ष मराठा शासक, प्रथम मराठा शासक, और जो नागपुर से स्वतंत्र था वो कौन था? बिम्बाजी भोसले। ये आपको याद रखना है। अब इसने नागपुरी रुपया चलाया था, यहाँ सिक्के जो चलते थे उसे और न ढलवा कर नागपुरी रुपया का प्रचलन शुरू कर दिया था। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। शासन क्षेत्र क्या था? तो छत्तीसगढ़ से ही संबलपुर, पटना के 18 गढ़ भी सम्मिलित थे। अब छत्तीसगढ़ के तो क्षेत्र सम्मिलित थे, जो 18 गढ़ में बटा हुआ था वो तो थे।
उस 18 गढ़ में एक क्षेत्र आपका संबलपुर भी आता है, जो आप आज के उड़ीसा में पड़ता है। उस समय वो छत्तीसगढ़ का पार्ट हुआ करता था। तो संबलपुर और पटना यहाँ के बीच क्षेत्र सम्मिलित थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर राजधानी क्या थी, तो जो कलचुरियों की राजधानी थी उसे ही इसने अपनी राजधानी बनाई और रतनपुर से शासन किया। तो मराठों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी क्या हो जाएगी, रतनपुर हो जाएगी, ठीक है। रतनपुर उनकी प्रथम राजधानी थी, याद रखना है। स्थापत्य देखते हैं तो राम टेकरी मंदिर रतनपुर में इसने बनवाया था। संगमेश्वर शिव मंदिर, अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोबा मंदिर। अब देखिए रतनपुर में इसने 4 स्थापत्य किए, स्थापत्य निर्माण किए, क्या क्या, राम टेकरी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम टेकरी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये आपको याद रखना है, राम टेकरी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक। फिर संगमेश्वर शिव मंदिर और खंडोबा मंदिर। अब इस खंडोबा मंदिर के बारे में बोला जाता है कि इसे आनंदीबाई ने चिमना के नाम पर बनाया था। चिमना कौन, मैंने बता दिया था कि इनके कोई पुत्र नहीं होते, ये आगे चल के अपने भाई मुधो जी के पुत्र को गोद ले लेते हैं, चिमना जी को, तो उनके नाम पर इसने खंडोबा मंदिर का निर्माण कराया था। ये याद रखना आपको, रतनपुर की खंडोबा मंदिर का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ, लेकिन आनंदीबाई ने करवाया था और चिमना के नाम में कराया था, ये याद रखना है, ठीक है। तो राम टेकरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोबा मंदिर और संगमेश्वर शिव मंदिर, ठीक है। फिर अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर में कुंड व मंदिर का भी निर्माण कराया था। अब जो छत्तीसगढ़ के बाहर का जो क्षेत्र है, अमरकंटक क्षेत्र, जो आपके एमपी क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र में इन्होंने, तो उस समय 18 गढ़ों में एमपी में भी 2 गढ़ आते थे। जब मैंने गढ़ व्यवस्था बताया था कलचुरी कालीन, तो 2 गढ़ आते थे। तो उस क्षेत्र में अमरकंटक पड़ता रहा होगा, तो वहाँ इसने नर्मदा माई मंदिर और कुंड का निर्माण करवाया था। नर्मदा माई मंदिर में कुंड व मंदिर का निर्माण कराया था, किसने, बिम्बाजी भोसले ने, ठीक है। और रतनपुर में मस्जिद का भी निर्माण कराया था। तो टोटल 6 कार्य ये करते हैं। देखिए क्या, रतनपुर में 4 और 1 5 हो गया मस्जिद का। 4 मंदिर क्या क्या, राम टेकरी, राम और लक्ष्मी है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, फिर शिव जी है तो संगमेश्वर शिव मंदिर और खंडोबा मंदिर, जो कि आनंदीबाई ने बनवाए चिमना के नाम पर, इसी के शासनकाल में, ये भी याद रखना, ठीक। फिर हिंदू के लिए तो बनवाए, तो मुस्लिम के लिए बनवा दिया क्या, रतनपुर में मस्जिद का निर्माण, रतनपुर में मस्जिद का निर्माण करा दिया। उसके अलावा जो एमपी में गढ़ पड़ते थे, वहाँ अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा माई मंदिर, जहाँ से नर्मदा नदी का निकलना होता है, उद्गम होता है, तो वहाँ नर्मदा माई मंदिर और कुंड का भी निर्माण कराता है। तो ये 6 चीज़ें आपको याद रखना है स्थापत्य में, बिम्बाजी भोसले से संबंधित। फिर जीर्णोद्धार, इसके समय मंदिर निर्माण के अलावा जीर्णोद्धार का भी कार्य किया गया, जो कि दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराते हैं, दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराते हैं, दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराते हैं, याद रखना है। इसका निर्माण किसने किया था, तो बलभद्र दास ने किया था, ठीक है, बलभद्र दास ने किया था। अब ये बलभद्र दास कौन है सर, ठीक, तो ये मैंने जब रायपुर की कलचुरी शासक पढ़ाए थे, तो उसमें बलभद्र दास को जमीन दिया जाता है, ठीक है। आपके जो रायपुर के कलचुरी वंश के जो शासक रहते हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र में जो जैत सिंह रहता है, उसके द्वारा जमीन दे दिया जाता है, और वहाँ पर जो बलभद्र दास है, उनके द्वारा दूधाधारी मठ का निर्माण किया गया रहता है, और इसी मंदिर का फिर आगे चल के जीर्णोद्धार बिम्बाजी भोसले द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। ये आपके रायपुर क्षेत्र में था, ठीक। इतना था आपके स्थापत्य कला से संबंधित आपके बिम्बाजी भोसले के बारे में। अभी इतना ही रखते हैं इसमें, इसके आगे कल हम प्रशासनिक सुधार से संबंधित और आगे इसके कोई जो प्रमुख अधिकारी आएंगे और क्या क्या जो भी हैं, इनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही देखते हैं, ठीक। क्या क्या बताया मैंने, शासन व्यवस्था कैसे अप्रत्यक्ष शासन थे, फिर प्रत्यक्ष शासन कैसे आया, बिम्बाजी भोसले को जो छोटे पुत्र थे उसको छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिला, जो 1758 में यहाँ आते हैं और 87 तक शासन करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक हुए। फिर इनकी खुद की प्रशासनिक रीति रहती है, जो नागपुरों के अधीन में नहीं रहती है। ये इनका खजाने पर, सेना पर, सलाहकार और दरबार पर स्वयं का अधिकार होता था। ये लूट का धन, या बोला जाए कि लगान का जो धन रहता था, नागपुर नहीं भेजते थे, स्वयं रखते थे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में सिक्के नहीं चलाए, लेकिन नागपुरी सिक्कों का प्रचलन इन्होंने किया था। तो किसी भी प्रकार से नागपुर के शासन का इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था इनके शासनकाल में, ये याद रखना है आपको, ठीक। फिर शासन क्षेत्र में बता दिया था कि छत्तीसगढ़ के जो सभी क्षेत्र थे, छत्तीसगढ़ वहाँ, उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में संबलपुर जो आता था, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता था संबलपुर, जो अभी उड़ीसा में है, वहाँ भी, और पटना क्षेत्र में भी इनका शासन था। रतनपुर को इन्होंने राजधानी बनाई थी, जो कि मराठा की प्रथम राजधानी थी। यहाँ रतनपुर में इन्होंने 5 चीज़ बनवाए, 4 तो मंदिर बनाए, राम टेकरी, लक्ष्मी नारायण, खंडोबा और संगमेश्वर शिव मंदिर,
जो खंडोबा है वो तो आनंदी बाई के द्वारा बनाया गया ऐसा बोला जाता है, उसी के शासनकाल में ही था, लेकिन आनंदी बाई द्वारा किसके लिए? चिमना के लिए, याद रखना है। फिर रतनपुर में मस्जिद का भी निर्माण करा देता है। इसके अलावा अमरकंटक क्षेत्र जो इनके शासन क्षेत्र में आता था, वहाँ नर्मदा माई मंदिर और कुंड का निर्माण कराता है। जीर्णोद्धार के क्रम में इन्होंने दुधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया था, जिसे बलभद्र दास ने बनाया था, जो कि कलचुरीकालीन शासक जैत सिंह के द्वारा जमीन दिए जाने पर बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इतना था आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मराठा शासन में भी। आगे हम बिम्बा जी के आगे प्रशासनिक सुधार और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन प्रमुख अधिकारी हैं, उनके बारे में आगे पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत या डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।